राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल किया जाएगा बॉन्ड। पटना पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बापू सभागार में आयोजित पान महासम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जनता को करेंगे संबोधित। मंच पर तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य भी होंगे साथ। आज फिर बंगाल में गरजेंगे पीएम मोदी। सिलीगुड़ी में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी और संघ पर साधा निशाना, कहा संविधान खत्म करने की हो रही कोशिश। संसद के विशेष सत्र पर विवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा महिला आरक्षण को बिना चर्चा के थोप रही मोदी सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा एआईएडीएमके का मुखौटा पहनकर राज्य में आ रही बीजेपी। जनता कह रही डीएमके को देंगे वोट। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा हमला, कहा परिसीमन से दक्षिण को सीमित करना चाहती है बीजेपी। दक्षिण में बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यूपी में गैस संकट के लिए भाजपा सरकार है जिम्मेदार। 2027 में सबक सिखाएगी जनता। बंगाल दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। त्रिपुरा में आज कड़ी सुरक्षा के बीच होगा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव। 9.62 लाख मतदाता करेंगे भविष्य का फैसला। बेनतीजा रही इस्लामाबाद वार्ता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, डील के बिना लौट रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकराया। अमेरिकी युद्धपोतों ने बारूदी सुरंगों को हटाना किया शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हम दुनिया भर के देशों पर कर रहे एहसान। भारत से संबंध अहम। तारिक रहमान से पीएम मोदी का खास बॉन्ड। दिल्ली दौरे के बाद खुलकर बोले बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलील उर रहमान, जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री। लंदन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। 523 लोग हुए गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन की तरफ से फिलिस्तीन एक्शन समूह पर लगे प्रतिबंधों को बताया गलत। क्रॉस स्ट्रेट के तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान, चीन और ताइवान मिलकर करेंगे विकास। द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के साथ ही शांति और एकता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। सरकार ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के बीच लिया फैसला। हवाई किराए को लेकर भी सरकार सतर्क। बढ़ती लागत और बदलते विकल्पों का उपभोक्ता बाजार पर दिखा असर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर को विकास और चुनौतियों दोनों का करना पड़ सकता है सामना। ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स की रिपोर्ट्स में हुआ दावा। सेबी ने व्यापार में सुगमता और साइबर सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। लॉन्च किए 3 नए आईटी प्लेटफॉर्म। न्यायिक कार्यवाही को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर जोर। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बड़ा कदम। 2027 से 3 व्हीलर नियम में बदलाव की तैयारी। 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे मान्य। यूपीआई पर चार्ज लगा तो 75% लोग इस्तेमाल कर देंगे बंद। लोकल सर्कल्स के सर्वे में सामने आई डिजिटल इंडिया की नई चुनौती। दुकानदारों के साथ भी आ रही दिक्कत। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर है। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल उन्हें भर्ती करवाया गया था, उस वक्त जब उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद से लगातार वो क्रिटिकल यूनिट में एडमिट थी डॉक्टरों की निगरानी में।
इस सब के बीच मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके निधन की ये खबर आ रही है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कल उनकी पोती की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि थकान और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में इस तरह की जानकारी भी सामने आई कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। अब उनके निधन की ये खबर मुंबई से ही निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और कई गाने उनके आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इससे पहले एक और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ तब भी फिल्म जगत को और संगीत जगत को एक अपूर्णी क्षति हुई थी। और अब आशा भोसले के निधन की ये खबर जब सामने आई है तब जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी और अपूर्णी क्षति है। सालों तक उन्होंने संगीत की दुनिया में रहकर जो नाम कमाया है, जो सेवा उन्होंने की है संगीत की, अपने इन्हीं 12,000 से ज़्यादा शानदार और बेहतरीन गानों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। लेकिन ये एक बड़ी क्षति है फिल्म जगत और संगीत जगत के लिए। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने इस बारे में जानकारी दी है कि मशहूर गायिका आशा भोसले अब नहीं रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर भारत में भी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। अब खबर है कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए शनिवार को डीजल पर एक्सपोर्ट चार्ज को दोगुना से अधिक बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को दोगुना से अधिक बढ़ाते हुए इसे 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो वहीं जेट फ्यूल यानी ATF पर एक्सपोर्ट चार्ज को 29.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पर इस चार्ज को पहले की तरह ही शून्य रखा गया है। ब्रेंट कच्चे तेल का दाम लगातार $100 प्रति बैरल के करीब बना हुआ है। इस बदलाव को लेकर माना जा रहा है कि सरकार घरेलू कीमतों पर महंगाई का भार नहीं देना चाहती है, जिस कारण एक्सपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया गया है ताकि घरेलू स्तर पर पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की उपलब्धता बनी रहे, खासकर तब जब ग्लोबल स्तर पर एनर्जी कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है। निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर का फायदा उठाने से रोका जा सके, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे घरेलू कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से आम आदमी के लिए डीजल महंगा नहीं होगा। ये निर्णय सरकार द्वारा घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के अप्रत्याशित मुनाफे यानी विंडफॉल प्रॉफिट को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। वास्तव में ये कदम देश में ईंधन की कमी को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे पेट्रोल पंपों पर कीमतें स्थिर रह सकती हैं। हालांकि इससे तेल कंपनियों के कारोबार पर असर हो सकता है और उनका बिजनेस ज्यादा प्रभावित होगा, जो दूसरे देशों में रिफाइंड डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने से पेट्रोल का कारोबार प्रभावित नहीं होगा। सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया, जिसका मतलब है कि रिफाइंड कंपनियों के पास ये घरेलू स्तर पर पेट्रोल का भरपूर स्टॉक मौजूद है, जो अपने देश के लिए पर्याप्त है। आपको याद दिला दें कि 26 मार्च को भी सरकार ने डीजल पर 21.50 रुपए प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था। यूपी की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। वजह है चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी SIR का काम पूरा हो गया है और इसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जिन इलाकों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहीं सबसे ज्यादा वोट कट गए हैं।
आंकड़े बताते हैं कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जैसी शहरी जिलों में 18 से 23% तक मतदाता कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा नाम जिन 5 विधानसभा सीटों पर कटे हैं वो सभी बीजेपी विधायक की ही हैं। इनमें साहिबाबाद, नोएडा, लखनऊ उत्तर, आगरा कैंट और इलाहाबाद नॉर्थ शामिल हैं। इसके उलट मुस्लिम बहुल जिलों में तस्वीर अलग है। रामपुर, संभल, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जिलों में वोट कटने की रफ्तार कम रही है। यहाँ सिर्फ 9 से 17% वोट ही घटे हैं। समीकरणों पर गौर करें तो 1 लाख से ज्यादा वोट 16 सीटों पर कटे, इनमें से 15 सीटें बीजेपी की हैं। 80 से 99,000 वोट 21 सीटों पर कटे, इनमें 19 सीटें बीजेपी की हैं। बीजेपी गठबंधन की सीटों पर 18 से 34% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी की सीटों पर यह गिरावट सिर्फ 8 से 15% ही है। इस भारी कटौती ने एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, किसी का भी नाम बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं काटा गया है। राज्य में 84 लाख नए वोटर भी जुड़े हैं, जिससे कुल मतदाता अब 13 करोड़ 39 लाख हो गए हैं। जो लोग इस फैसले से असंतुष्ट हैं, वो 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी के पास पहली अपील कर सकते हैं। अब ये मामला किस तरफ जाता है, इस तब्दीली का चुनाव नतीजों पर कोई असर पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एसआईआर का कानून की किताब में कोई जिक्र ही नहीं है। जिस प्रक्रिया से एसआईआर हो रही है ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है, अपराध है। और जो ये करवा रहे हैं उन्हें जेल जाना है, जेल जाना है, जेल जाना है। जिस देश का पीएम रैपर और होम मिनिस्टर डीजे है, उसकी सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। मैं बात कर रही हूँ अपने ही पड़ोसी देश नेपाल की, जहाँ नई जेनजी सरकार ने सबसे पहले वीआईपी कल्चर बंद किया। पीएम बालेन शाह खुद लोगों से मिलने जाते हैं। होम मिनिस्टर की गाड़ी भी रेड लाइट पर रुकती है, पुलिस किसी को भी चेक कर सकती है। और किसी भी पॉलिटिशियन को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं। इनफैक्ट वो खुद इंस्पेक्शन करने निकलते हैं। और पीएम बालेन शाह ने डिक्लेयर किया कि मेरी फोटो किसी भी ऑफिस में नहीं होगी। इसी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 1990 से लेकर आज तक जितने नेता रहे हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल्स ऑनलाइन डिक्लेयर करनी पड़ेंगी और उन्होंने जितना भी पैसा खाया है वो सारा रिकवर होगा। एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव, अब 5वीं तक कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एकदम बंद, पब्लिक की भी लाइफ इजी बनाई। पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सारी सर्विसेज 100% डिजिटल। आपको दफ्तर धक्के खाने की जरूरत नहीं। 24/7 ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है फॉर ऑल द सिटीजंस, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट डालो और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव आया। अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने 10% बेड्स गरीब लोगों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। और आपको लगे कि ये सिर्फ हवा में बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा एक 100 दिन के एक्शन प्लान का पार्ट है, जिसे इस जेनजी सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया है, ताकि हर नागरिक देख पाए कि क्या काम बाकी है, क्या हो चुका है और कौन सा इन प्रोग्रेस है। नेपाल ने प्रूव कर दिया कि यंग एजुकेटेड लोग पूरा देश सुधारने की ताकत रखते हैं। और अगर अच्छे दिन आएंगे तो हम जैसे युवा ही लाएंगे।